हेलो बच्चों, अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक्स लेकिन वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स, चार्जेस। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 16 में चार्ज का मतलब क्या होता है? सर, चार्ज इज अ लियन विच इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। कंपनी के एसेट्स जिसके ऊपर कंपनी चार्ज क्रिएट करके लोन लेती है, एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज एज वेल। चार्जेस दो तरीके के होते हैं सर। एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। जो फिक्स चार्ज होता है वो फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी पर लगता है। जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो फ्लोटिंग एसेट्स पर, करंट एसेट्स पर लगता है। फिक्स चार्ज जब लगता है तो आप उस एसेट को सेल नहीं कर सकते। अगर आप उस एसेट में डील करना चाहते हो तो आपको पहले चार्ज होल्डर से पूछना पड़ता है। लेकिन जो फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं उसमें आप बिंदास डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज फिक्स कब बन जाता है? विच प्रोसेस को बुलाया जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये प्रोसेस कब होता है? जब क्रेडिटर अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स कराए, या जब ब्रीच हुआ है पेमेंट ऑफ टर्म्स में, आपने उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई है, या आपने एक चार्ज मैनेजर को अपॉइंट किया है। इन केसेस में क्रिस्टलाइजेशन ऑटोमेटिकली होता है। अब आया सेक्शन 77 जो इसका है कि चार्ज को रजिस्टर कितने दिन में करना है। सर, पहले अगर आपने 2019 के पहले, मतलब 2/11/2018 के पहले आपने इस चार्ज को क्रिएट किया है, तो फिर उस केस में, ठीक है, आपको इस चार्ज को 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता था। अगर आप 30 दिन में नहीं कराते हो, ठीक है, बिफोर 2/11/2018 अमेंडमेंट के पहले 30 दिन में नहीं कराते, तो आप 300 डेज में करा सकते हो फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम क्रिएशन मतलब एक्चुअली में 270 दिन, क्योंकि पहले वाले 30 उसी में इंक्लूडेड होते हैं, तो आप उसको करा सकते थे। लेकिन अब आफ्टर 2/11/2018 प्रोविजन थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब क्या है? अगर आपको चार्ज आपने क्रिएट कराया, आपको कितने दिन में रजिस्टर कराना है? 30 डेज में। अगर आपने 30 डेज में नहीं कराया तो आप 60 डेज में करा सकते हो फ्रॉम क्रिएशन। एक्चुअल में आपको 30 डेज ही मिले, क्योंकि क्रिएशन 60 डेज से है, पहला वाला 30 से माइनस करना है। तो अब इसके लिए आपको एडिशनल फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने फिर भी चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तो आपको फर्दर 60 डेज मिलेंगे। अब 60 डेज मिलेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द 68 डे। बट इसमें आपको एड वेलोरम फीस भी देनी पड़ेगी, मतलब लेट फाइन भी, चार्ज रजिस्ट्रेशन फीस भी, प्लस एड वेलोरम फीस भी। एड वेलोरम फीस क्या होती है? चार्ज के अमाउंट का एक परसेंटेज आपको फीस की तरह देना होता है। अब यहाँ पर 120 डेज हो गए, ठीक है, 30 पहले में, फिर 60 फ्रॉम क्रिएशन, तो 60 प्लस 60। अगर आपने 120 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तो इसके बाद चार्ज अनरजिस्टर्ड ही रह जाएगा, वो उसके बाद और रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर एक चार्ज अनरजिस्टर्ड है तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि जब कंपनी बंद होगी ना, तो लिक्विडेटर की नजर में ये चार्ज अनरजिस्टर्ड एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह रहेगा, और ये लाइन में पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। अगर कोई चार्ज जो क्रिएट पहले हुआ है लेकिन आपने रजिस्टर बाद में कराया है, तो उसकी प्रायोरिटी लॉस्ट हो जाती है। मतलब जो बाद में रजिस्टर, जो पहले रजिस्टर हुआ, आरओसी की नजर में वही पहले हुआ है। मतलब अगर एक चार 1 जनवरी को क्रिएट हुआ है और एक चार 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल वाला 20 अप्रैल को रजिस्टर हो गया, लेकिन 1 जनवरी वाला जाके रजिस्टर हुआ 25 तारीख को, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? जो 20 अप्रैल को रजिस्टर हुआ उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों प्रायोरिटी हो जाएगी? क्योंकि वो रजिस्टर पहले हो गया ना। ओके, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 78। ये बोलता है कि अगर कंपनी अपना चार्ज रजिस्टर कराने से चूक गई तो जो चार्ज होल्डर है वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है आफ्टर 30 डेज। अब चार्ज होल्डर रजिस्ट्रार के पास जाएगा रजिस्टर कराने के लिए। रजिस्ट्रार क्या करेगा? एक शो कॉज नोटिस भेजेगा कंपनी को कि ये आदमी आया है एक चार्ज को रजिस्टर कराने, बताओ रजिस्टर करे या ना करे। 14 डेज का टाइम देगा। अगर 14 डेज के एंड में कंपनी ने कुछ नहीं बोला तो वो चार्ज को रजिस्टर कर देगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव हुए तो वो चार्ज को रजिस्टर कर देगा। वो बोलेगा ठीक है, द चार्ज डीम्स टू बी रजिस्टर्ड, और उसके बाद वो चीज ये चार्ज सर्टिफिकेट में लिख देगा। अब जो चार्ज होल्डर है वो पूरा का पूरा खर्चा कंपनी से रिकवर करेगा, जो भी एडिशनल फीस उसको अपने पास से पेमेंट करनी पड़ी है। फिर आया सेक्शन नंबर 79। ये बहुत अच्छी चीज के बारे में बात करता है। ये एक तो मॉडिफिकेशन के बारे में बात करता है, और एक कि अगर आपने चार्ज वाली प्रॉपर्टी बेच दी। अगर एक कंपनी ने अपनी चार्ज वाली प्रॉपर्टी किसी दूसरे आदमी को बेची है, तो जो चार्ज होल्डर है वो क्या करेगा? जिस कंपनी ने जिसको दूसरे को बेचा है उस दूसरे के साथ वो एक नया चार्ज रजिस्टर कराएगा अंडर सेक्शन 77। अगर चार्जेस में कोई मॉडिफिकेशन होंगी तो CHG 3 फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, नेम चेंजेस, होल्डर चेंजेस, पीरियड चेंजेस, वो CHG 3 फॉर्म में आपको आरओसी के पास रजिस्टर करना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 80 बोलता यह है कि एक बार अगर हमने चार्ज रजिस्टर करा लिया, इट इज अ डीमिंग लीगल फिक्शन। मतलब क्या है सर? उसका ये इंपैक्ट माना जाता है कि एक बार हमने चार्ज रजिस्टर करा लिया तो हर एक आदमी को ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि उस पे एक चार्ज है। तो अगर मैंने एक चार्ज रजिस्टर कराया, तुम मेरी कंपनी में एसेट खरीदने आ रहे हो, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस पे चार्ज है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि आरओसी के पास इसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। तुम मेरे को नहीं बोल सकते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको बताने की, क्योंकि मेरी बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मेरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद आया सर रजिस्ट्रार। इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी, ठीक है, रजिस्ट्रार को मतलब एक सेक्शन 81 है जो बोलता है कि जो रजिस्ट्रार है वो हर कंपनी के रिलेशन में एक पूरा का पूरा चार्ज का पर्टिकुलर रखेगा ऑफ ऑल द चार्जेस विच हैव बीन रजिस्टर्ड, और साथ में इंस्पेक्शन और उनकी फीस भी रखेगा। सेक्शन नंबर 85 बोलता है कि कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्टर कर ले चार्ज एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस, चार्ज रजिस्टर अपना रखे। 85 कंपनी का है, 81 रजिस्ट्रार का है, कि अपने पास एक रजिस्टर रखे जिसमें वो चार्जेस की सारी डिटेल्स लिख के रखे, सारी एंट्री, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सब कुछ। उसका ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, किससे? डायरेक्टर से, सीएस से, अगर डायरेक्टर नहीं है तो किसी ऑथराइज पर्सनल से, और उनकी इंस्पेक्शन भी आपको अलाउ करनी है बिजनेस आवर्स में। मेंबर्स या क्रेडिटर को फ्री, कोई दूसरा आदमी लेना चाहे तो उसको आप एक फीस चार्ज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 82 बात करता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस की। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस की, सर ये सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? सर जो चार्जेस है ना, जो चार्जेस हैं उनका ना सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट करने की एक स्व मोटो पावर है कंपनी के आरओसी के पास। लेकिन कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर सेक्शन 82 कि जब चार्ज सेटिस्फाई हो जाए तो उसको सीएचजी फॉर्म 4 में 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। अगर वो 30 दिन में नहीं बताता ना तो द बेस्ट पार्ट इज वहां पर 300 डेज मिल जाते हैं, क्योंकि सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट करने का पीरियड चेंज नहीं हुआ। अब लेट्स से अगर कंपनी बताएगा तो आरओसी को शक हो सकता है ना, कि हो सकता है यार कंपनी भागने की कोशिश कर रहा हो, पैसे दिए ना हो लेकिन फिर भी चार्ज रजिस्टर करा रहा है। तो उस केस में आरओसी क्या करेगा? एक शो कॉज नोटिस भेजेगा 14 दिन की चार्ज होल्डर को। अब चार्ज होल्डर ने अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आरओसी रिकॉर्ड कर देगा चार्ज सेटिस्फाइड। अगर उसने ऑब्जेक्शन किया तो ये बात वो कंपनी को बता देगा कि देख भाई, तुम बोल रहे थे कि चार्ज सेटिस्फाइड है लेकिन ये तो बोल रहा है चार्ज सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब तुम लोग आपस में अपना देख लो। सेटिस्फाई हो गया तो सर्टिफिकेट दे देगा सीएचजी 5 में, 4 में हमने अप्लाई किया था। अब आया 83। अब अगर हमने नहीं, मतलब कंपनी ने नहीं इन्फॉर्म किया तो क्या स्व मोटो भी वो चार्ज को रजिस्टर कर सकता है सेटिस्फाइड? द आंसर इज यस। अगर उसको लगता है कि जो उधारी है वो ऑलरेडी पे हो चुकी है, कंपनी ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है या तो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है या प्लेज कर दिया है, तो उस केस में वो इसको रजिस्टर कर देगा। फर्क ये है कि वो इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है सेटिस्फाइड, उसके बाद दोनों पार्टी को इन्फॉर्म कर रहा है, और दोनों इफेक्टेड पार्टीज के पास ये ऑप्शन है कि 30 दिन में इसको ऑब्जेक्ट करें। दोनों में फर्क है। ऊपर वाले में जो शो कॉज है वो शो कॉज तक वो कुछ नहीं करता, वेट करता है। नीचे वाले में आरओसी ने ऑलरेडी रजिस्टर कर डाला है क्योंकि वो बिलीव कर रहा है कि सेटिस्फाई हो गया है, और तुमको 30 दिन का टाइम दे रहा है कि तुम अपना अपना देख लो। अब 84 में आया चार्ज मैनेजर। सर क्या हम लोग चार्ज मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं? यस सर, आप चार्ज मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो जो चार्ज का केयर टेकर होता है। जैसे डिपॉजिट में डिपॉजिट ट्रस्टी होता है, डिबेंचर में डिबेंचर ट्रस्टी होता है, वैसे ही चार्ज मैनेजर होता है। उसके अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर भी आपको आरओसी को बताना है। अगर उसको निकाल रहे हो तो उसके निकलने से भी 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना है। सेक्शन 86, इस पूरे चैप्टर में अगर आपने कहीं पर भी कुछ गलत किया है, कंपनी पर फाइन लगेगा 5 लाख का, ऑफिसर पर लगेगा 50,000 का। लेकिन अगर कोई फ्रॉड किया है तब तो 447 सीधा अप्लाई। 87 जो इसका लास्ट सेक्शन है वो बात करता है रेक्टिफिकेशन के बारे में। अगर आपने चार्ज को फाइल करने में, ठीक है, कोई गड़बड़ कर दी है, कोई मिस्टेक कर दी है चार्ज में फाइल करते टाइम या उसका सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट करते टाइम, तो आप ना अप्लाई कर सकते हो सीजी को अंडर CHG 8, और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउ कर दे। या अगर आपने मान लो सेटिस्फैक्शन 300 डेज में नोट नहीं करवाया है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि वो आपको अप्लाई कर दे कि भैया 300 डेज पास हो गए हैं लेकिन अब तो सेटिस्फाई हो गया ना, तो किताबों से उसको मूव करने दे दो, रिमूव करने दे दो। तो इसके एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली सीजी को, दैट इज एमसीए को। सो दैट इज योर चार्जेस का चैप्टर विद इन 10 minutes। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।